नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी इस नई वीडियो में। अभी तक अपनी लास्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 1.15 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो से अब हम फर्दर क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.16, व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मतलब हमें एक क्यूब दिया गया है जिसकी साइडें पैरेलल है कोऑर्डिनेट प्लेन्स के, जिस तरह से हमने इस डायग्राम में बनाया हुआ है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 1.15 की तरह है, एक्स डायरेक्शन में, जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही हैं। हमें निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यूब का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या कोई प्लेन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है या वह स्केलर क्वांटिटी होता है। एक प्लेन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसकी डायरेक्शन जो होगी हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। और दो डायरेक्शन हो सकती है किसी प्लेन की, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह। लेकिन अगर हम किसी क्लोज सरफेस, इनक्लोज सरफेस की बात करें, जिस तरह से कोई क्यूब एक इनक्लोज सरफेस है जो चारों तरफ से एक बंद कमरे की तरह है, अगर हम इसकी बात करें तो सभी फेसेस की डायरेक्शन होगी, वो भी अपने आप में एक प्लेन है। जो सभी प्लेन हैं ये स्क्वायर के रूप में, इनकी डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड द इनक्लोज सरफेस होगी। इन प्लेन की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर किसी एक प्लेन, सिंगल प्लेन की बात करें जो अपने आप में अकेली है, उसकी दो डायरेक्शन हो सकती हैं, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर कोई प्लेन किसी इनक्लोज सरफेस का हिस्सा हो तो ऐसे केस में उसकी डायरेक्शन हमेशा एक ही तरफ होगी, वो होगी आउटसाइड द इनक्लोज सरफेस। इसी तरह जो सभी फेसेस हैं इनकी डायरेक्शन भी आउटसाइड द इनक्लोज सरफेस होगी, अंदर की तरफ इनकी डायरेक्शन कभी भी नहीं हो सकती। और अगर हम इस इनक्लोज सरफेस के लिए कोई और एग्जांपल लेना चाहें, मान लीजिए कोई स्फेयर, ये भी अपने आप में प्लेन है जो चारों तरफ है। इनमें किसी भी प्लेन के छोटे से हिस्से की अगर हम डायरेक्शन निकालने का प्रयास करें तो वो भी हमेशा आउटसाइड द स्फीयर होगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। किसी भी तरह से हम एरिया वेक्टर निकालें, परपेंडिकुलर टू द प्लेन और आउटसाइड द स्फीयर होगी, जिनकी डायरेक्शन जो है रेडियस से पास होती होगी ताकि वो परपेंडिकुलर हो जाए। ये था सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एरिया वेक्टर किस तरह से काम करता है इनक्लोज सरफेस में और सिंपल प्लेन सरफेस में। इसी तरह से हमें क्यूब दिया गया है एक। इस क्यूब के फर्स्ट फेस, इसको हम सेकंड फेस का नाम देते हैं। जो फर्स्ट फेस की डायरेक्शन है, इस फेस में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन और आउटसाइड द इनक्लोज सरफेस यानी आउटसाइड द क्यूब होगी। और जो सेकंड वाले सरफेस की जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, वो भी आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द क्यूब और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। जो ऊपर वाले स्क्वायर की डायरेक्शन है वो भी आउटसाइड द क्यूब होगी, नीचे वाले की भी आउटसाइड द क्यूब और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कोस थीटा। ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, और कोस थीटा में थीटा है जो वो एंगल है किसी भी प्लेन के एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, कि वो क्या एंगल बना रहे हैं एक दूसरे से, तो वही होता है थीटा। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की बात करें टोटल क्यूब की, तो हमें क्या करना होगा, सभी फेसेस का अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा और उनको ऐड करना होगा ताकि हमें पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाए। तो वही करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट फेस की बात करते हैं। इस केस में फ्लक्स निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कोस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब इस फेस के लिए जो थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 180। थीटा की वैल्यू होगी 180। तो यहाँ पर 180 पुट करेंगे हम, तो E इंटू ए कोस 180, मतलब कोस 180 की वैल्यू होगी -1। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फर्स्ट फेस के लिए वो होगा -E इंटू ए।
ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया हमारे पास फर्स्ट फेज के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। सेकंड फेज के लिए जो एंगल होगा वो क्या होगा, दोनों ही जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में, मतलब एंगल होगा इनके बीच में 0। थीटा की वैल्यू यह होगी 0। ए इंटू ए कोस 0, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, मतलब फ्लक्स आएगा हमारे पास ई इंटू ए, ये मल्टीप्लाई में 1। ये फ्लक्स आ गया हमारे पास सेकंड फेज का। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले फेस की, नीचे वाले फेस की। आप देख पा रहे हैं जो ऊपर वाला फेस है, ये वाला फेस, इसकी जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह है, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री का है। इसी तरह यहाँ पर भी जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा और जो पीछे की तरफ फेस है उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह, तो उनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री का होगा। और उसी तरह से जो ऊपर वाली सरफेस है इसमें भी 90 डिग्री का एंगल होगा। मतलब जो फेस 3, कोई भी नाम दे सकते हैं आप चारों बची हुई फेसेस को, फेस 3, फेस 4, फेस 5 एंड फेस 6, मतलब टोटल जो होगा उन सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कोस एंगल की वैल्यू होगी जो वो होगी 90 डिग्री। मतलब कोस 90 होता है 0 आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन चारों फेसेस का। जो बची हुई है फर्स्ट और सेकंड के अलावा जो बचे हुए फेसेस है उन सभी के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि एंगल उनके बीच में 90 डिग्री का बन रहा है। तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मतलब सभी फ्लक्सेस को, सभी फेसेस के फ्लक्सेस को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। हम देख पा रहे हैं इनका तो 0 है और फर्स्ट फेज के लिए माइनस ई है और सेकंड फेज के लिए प्लस ई है, मतलब इनको भी कैलकुलेट करेंगे, इनको भी ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के साथ हैं और अपोजिट साइन के साथ हैं, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 0। सभी को ऐड किया, ये तो हो गया मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा किसी भी इंक्लोज सरफेस का, अगर वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकली हमें कैसे दिख रहा है ये 0 होगा। देख पा रहे हैं आप सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब के अंदर, इस इंक्लोज सरफेस के अंदर ऐड हो रही हैं, मतलब आ रही हैं इसके अंदर, उतनी ही बाहर भी तो जा रही हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्यूब के अंदर रुक ही नहीं रही। तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0 होगा। जितनी यहाँ से एंटर करी उतनी ही यहाँ से बाहर निकल गई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वजह से 0 हुआ। और जो ऊपर वाली और नीचे वाली साइडें हैं इस क्यूब की, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर भी नहीं हो रही ना ही जा रही, मतलब इनका कोई रोल नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो इनका सभी का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया 0 आया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो 0 होगा। हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर कोई भी इनक्लोज सरफेस जो कि चारों तरफ से क्लोज हो, जैसे कि एक क्यूब, अगर इसको रखा जाए तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमेशा 0 होगा। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। हमने इसको मैथमेटिकली भी समझ लिया और थ्योरेटिकली भी समझ लिया। थ्योरेटिकली क्या समझा हमने कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हुई उतनी ही बाहर निकल गई, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा। तो आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1.17, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb. What is the net charge inside the box? यानी हमें एक ब्लैक बॉक्स दिया गया है जिसकी सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू है वो है 8.0 इंटू 10 टू द पावर 3। ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और हमें कैलकुलेट करना है उस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ टोटल चार्ज। उस टोटल चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गॉस थ्योरम क्या थी। गॉस एक साइंटिस्ट था जिसने एक रिलेशन दिया, वो रिलेशन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और चार्ज का। उसके अकॉर्डिंग अगर किसी इनक्लोज्ड बॉडी के अंदर कोई चार्ज रखा जाए
तो उस बॉडी के टोटल सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू होगी जो, वो हमेशा 1/ε0 टाइम्स होगी किसके, टोटल चार्ज के, जो कि इनसाइड में रखा हुआ है। जो टोटल चार्ज इस बॉक्स के इनसाइड में रखा हुआ है उसके मल्टीपल में 1/ε0, यही उसका रिलेशन था। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज केप्ट इनसाइड द बॉक्स। ये उस साइंटिस्ट यानी गॉस साइंटिस्ट ने ये रिलेशन दिया था। और हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट DA। ये रिलेशन भी हम जानते हैं और इस रिलेशन का यूज यानी गॉस रिलेशन का यूज़ करके ये हमें अपना ये 1.17 क्वेश्चन नंबर सोल्व करना है। क्योंकि इसके अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू दी गई है ब्लैक बॉक्स के अंदर से, वो दी गई है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स की वैल्यू दी गई है। और ε0 होता है जो ये परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होता है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम सबको याद होनी चाहिए, जो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये उसकी यूनिट होती है। और जो हमें ब्लैक बॉक्स दिया गया है स्टार्टिंग में हमारे क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर से जो फ्लक्स की वैल्यू, जो आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू है वो हमें ये दी गई है यहाँ पर। और ε0 की वैल्यू हम जानते हैं। और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस रिलेशन में फ्लक्स की वैल्यू और ε0 की वैल्यू पुट करें तो Q इनसाइड हमें मिल जाएगा। तो वही करते हैं हम। Q इनसाइड क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी फ्लक्स की किसके साथ, ε0 के साथ। तो फ्लक्स की वैल्यू जो गिवन है हमें वो है 8.0 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई में ε0 की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इनकी सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 की 8 लगभग 8 है, 8.8 से मल्टीप्लाई होगी तो 70 के आसपास आंसर होगा। 70.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ की मल्टीप्लाई अगर 10⁻⁻12 से होगी, ये होगा 10⁻⁻3 सॉरी -9। ये मल्टीप्लाई नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल टू। अगर हम इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम क्या करते हैं, इसको माइक्रो में लेके आते हैं। मतलब माइक्रो में लाने के लिए इसको 10⁻⁻6 बनाना होगा। ये 10⁻9 है फिलहाल, 10⁻6 बना लेंगे हम इसको 70.2 मल्टीप्लाई 10⁻6 और 10⁻³ है जो नीचे जाके 10⁻³ पॉजिटिव हो जाएगा तो 0.00 आएगा, सॉरी 0.07 इंटू 10⁻6 और 10⁻6 को हम माइक्रो लिख सकते हैं, यानी 0.07 इंटू माइक्रो कूलम। 10⁻6 इक्वल टू माइक्रो और जो चार्ज की वैल्यू ये कूलम में आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपली इस रिलेशन का पता होना चाहिए जो गॉस रिलेशन है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी इंक्लोज्ड बॉडी के अंदर कोई चार्ज रखा जाए तो उस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, वो 1/ε0 टाइम्स होगी टोटल चार्ज की, जो कि इनसाइड में रखा हुआ है। नोट कर लीजिए अगर करना चाहें, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बी पार्ट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई और वाई नॉट। जो फर्स्ट पार्ट में हमें बॉक्स दिया गया था, अगर उस बॉक्स का नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो, अगर उस बॉक्स की सरफेस से नेट आउटवर्ड फ्लक्स 0 हो, तो क्या हम उससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि उस बॉडी के अंदर कोई चार्ज भी ना हो। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 दो कारणों की वजह से हो सकता है। पहला कारण तो ये कि जो वो बॉडी थी, इनक्लोज्ड बॉडी,
उसके अंदर से किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना जा रही हो, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बाहर ना जा रही हो। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही बाहर नहीं जाएंगी मतलब हम ये मान सकते हैं कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज उसके अंदर जीरो है। और दूसरा कारण ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जीरो होने का दूसरा कारण ये हो सकता है कि उस बॉक्स से जितनी नंबर ऑफ लाइन बाहर जा रही है, जितनी भी नंबर ऑफ लाइन बाहर जा रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ लाइन अंदर भी आ रही हैं, ताकि एक दूसरे के इफ़ेक्ट ये कैंसिल कर पाएँ। ऐसा कब हो सकता है? जब इसके अंदर दो तरह के चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आ रही है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पर। ऐसा होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी बाहर जा रही है उतनी ही अंदर आ रही है, तो एक दूसरे के फैक्टर को कैंसिल कर दिया। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना आउटवर्ड है उतना ही इनवर्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। मतलब दो कारण हो सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जीरो होने के, एक ये वाला और एक ये वाला। हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जीरो होने का कारण यही है कि उसके अंदर चार्ज हमेशा जीरो रहे, उसके अंदर कोई चार्ज ना हो? ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जीरो होने का ये कारण भी हो सकता है कि उसके अंदर चार्ज तो हो लेकिन दोनों ही अपोजिट साइन के साथ हो, दोनों ही सेम मैग्नीट्यूड के साथ हो, ताकि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर पाएँ। सिर्फ ये कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, उसका ये कंक्लूजन भी हो सकता है। हाँ, दोनों में एक बात ज़रूर कॉमन है कि जो नेट चार्ज है, दोनों का नेट चार्ज है जीरो है, दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव अपने सेम मैग्नीट्यूड के साथ है, तो टोटल जीरो हो जाएगा। मतलब चार्ज तो हो सकता है उस बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, लेकिन नेट चार्ज हमेशा जीरो ही रहेगा, ये कंक्लूजन है।